काइंडली मार्क योर अटेंडेंस, फिर आवाज भी आ जाती है बेटे। ओके बेटे, आई होप काफी टाइम हो गया, आप स्टार्ट करते हैं।
बेटे अपना ग्रुप चेक करो, ग्रुप के अंदर मैंने एक मैसेज किया है क्लासिकल थ्योरी के बारे में। आज क्लासिकल थ्योरी कवर करवानी है मैंने तुम लोगों को। काइंडली चेक योर ग्रुप। जैसे हमने लीडरशिप की ट्रेडिशनल थ्योरीज पढ़ी थी और मॉडर्न थ्योरीज पढ़ी थी, उसी तरह आज हम मैनेजमेंट की मॉडर्न थ्योरीज और ट्रेडिशनल थ्योरीज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने लगी हूं मैनेजमेंट की ट्रेडिशनल थ्योरीज से। इनको ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज या मैनेजमेंट थ्योरीज कहते हैं, ये इसी के नाम से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो पहली हमारे पास है वो क्लासिकल थ्योरी है। लीडरशिप के बारे में भी नए और पुराने ख्यालात थे डिफरेंट रिसर्चर्स के। सेम गोज फॉर मैनेजमेंट। कैन यू हेयर मी एवरीबडी? बेटे ऑल ऑफ यू, कैन यू हेयर मी? ओके ग्रेट। बेटे स्टार्ट करने लगे हैं हम क्लासिकल थ्योरी से। द क्लासिकल अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द मेन premise is efficiently through design. People are seen as operating most productively within a rational and well-defined task or organizational design. Therefore, one designs an organization by subdividing work, specifying tasks to be done, and only then fitting people into the plan. Classical theory is built around four elements: division and specialization of labor, organizational structure, chain of command, and span of control. अब बेटे हमारे पास हमेशा याद रखो कि जैसे लीडरशिप फॉर्मल और इनफॉर्मल लीडरशिप होती है, उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल लीडरशिप और इनफॉर्मल लीडरशिप क्या मैंने पहले कवर करवाई थी? एनीबडी? बेटे फॉर्मल और इनफॉर्मल लीडरशिप क्या हमने कवर की हुई है पहले? ओके ग्रेट। तो फिर इसके बाद सेम गोज फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के फॉर्मल स्ट्रक्चर है और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। फॉर्मल स्ट्रक्चर जैसे कि एक कोई ऑफिस बना हुआ है और सबके पास उनकी डेजिग्नेशंस हैं और उन्होंने अपनी डेजिग्नेशंस के हिसाब से टास्क करने हैं। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में बेटे हमारे पास आ जाता है कि जैसे कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, किसी अथॉरिटी ने नहीं बनाया, लेकिन अपने एंड पे लोगों ने अपने लिए कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर जो है वो अरेंज करके रखा है। ठीक है, जैसे शालामार का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, और तुम अपनी क्लास में कहते हो कि अच्छा हम अपनी जितनी भी क्लास की मीटिंग्स है ना वो ऐसा करते हैं रूम नंबर 1 में कंडक्ट करेंगे, तो वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है जो तुमने अपने एंड पे खुद डिजाइन किया हुआ है। क्लासिकल थियरी मेनली डिपेंड करती है फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और क्लासिकल थियरी के 4 एलिमेंट्स हैं जिसमें डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, चेन ऑफ कमांड है, एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल है। सबसे पहले हमारे पास डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। सबसे पहले बेटे हमारे पास है डिवाइडिंग द वर्क रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टास्क। डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर जो कि पहला एलिमेंट है क्लासिकल थ्योरी का, वो ये कहता है कि किसी भी टास्क को हमें डिवाइड करके परफॉर्म करना चाहिए, और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करते हैं
तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें स्पेशलाइजेशन की बेस के ऊपर असाइन करनी चाहिए। किसकी बेस के ऊपर? स्पेशलाइजेशन, यानी कि अगर कोई सीसीयू वार्ड में या कोई आईसीयू वार्ड में किसी की एक्सपर्टीज है तो हमें उसे नेफ्रो में नहीं लगाना चाहिए, हमें उसे आईसीयू में ही रखना चाहिए, ओटी को ओटी में रहने देना चाहिए। वार्ड स्पेसिफिक हमें ड्यूटीज असाइन करनी चाहिए और वार्ड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए इंडिविजुअल्स को हमें। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब आगे क्या आता है हमारे पास? अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का फायदा क्या होगा? इस कॉन्सेप्ट से हमारे पास प्रोफिशिएंसी, किसी भी काम को परफॉर्म करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी और इसके अलावा स्पेशलाइजेशन की वजह से हमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर से एक फायदा यह भी होगा कि एक ही शख्स के ऊपर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की सारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ऊपर से नीचे तक सारी हायरार्की काम करेगी और अपने टास्क को परफॉर्म करेगी। ठीक है, ये इसका मतलब है हमारे पास। और इसके अलावा हम मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजर स्टैंडर्डाइज करते हैं किसी भी काम को जो करना होता है, जिसकी वजह से उन्हें कंट्रोल भी अच्छा प्रोवाइड होगा। यानी कि अगर एक ही मैनेजर सारे लोगों को कंट्रोल करेगा तो कंट्रोल लूज होगा। जब हम डिफरेंट टास्क डिवाइड करेंगे और डिफरेंट लोगों को उनकी स्पेशलाइजेशन की बेस पे डिफरेंट ड्यूटीज असाइन करेंगे तो उनके ऊपर हम डिफरेंट हेड्स भी लगाएंगे और वो हेड अपने उस टास्क का रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि ओवरऑल टास्क का। ड्यूटी डिवाइड करने से, लेबर डिवाइड करने से स्पेशलिटी की बेस पे वर्क बर्डन बढ़ेगा और प्रोफिशिएंसी और एफिशिएंसी ऑफ वर्क की ज्यादा होगी और कंट्रोल भी बेहतर होगा। ठीक है, अब काइंडली तुम्हें 2 मिनट दे रही हूं, जो मैंने तुम्हें स्नैपशॉट। बेटे मेरी तरफ तो सिग्नल कंप्लीट आ रहे हैं, क्या बाकियों को भी ऐसा सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज कट रही है? रोहील बेटे, आप अपनी तरफ पे भी काइंडली कनेक्शन चेक करो। मेरे पास बेटे सिग्नल भी पूरे आ रहे हैं एंड आई एम लाइक स्पीकिंग एट द टॉप ऑफ माय वॉइस। बेटे काइंडली आपके पास बेटे अब 2 मिनट हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। जो पहली हेडिंग है और क्लासिकल थियरी की का इंट्रोडक्शन है, इसको पढ़ो, फिर हम नेक्स्ट उसके पार्ट पे तरफ जाते हैं। यू हैव ओनली 2 मिनट्स बेटे, आई एम विद यू। काइंडली स्टार्ट रीडिंग द बेसिक एंड द फर्स्ट पैराग्राफ, डिविजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर।
बेटे आर यू डन? मैं नेक्स्ट हेडिंग पे जाना चाह रही हूँ। होपफुली अब तक पढ़ लिया तुमने और चीजें क्लियर हैं। ओके ग्रेट रोहिल। बेटे बाकी लोगों का भी हो गया, ग्रेट। नेक्स्ट बेटे मैं उस पे चलती हूँ हेडिंग पे, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ द वर्क ग्रुप. It is rational approach for the designing an effective organization. Classical theory developed the concept of departmentalization as a means to maintain command, reinforce authority, and provide a formal system for communication. The design of the organization is intended to foster the organization's survival and success. Characteristically, the structure takes shape as a set of differentiated but uninterrupted or interrelated functions. Proposes that अच्छा जी ये टर्म ब्यूरोक्रेसी ये करने की जरूरत नहीं है, सिंपली सेकंड पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्योंकि ये थियरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे बेसिकली बेस करती है, तो ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट वर्क ग्रुप्स होने चाहिए। वर्क ग्रुप्स तो अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने की जगह भी स्पेसिफिक होनी चाहिए, यानी डिपार्टमेंटलाइजेशन होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम किसी ग्रोसरी स्टोर में जाओ, तुम किसी आम करियाने की दुकान पर जाओ, तो कौन सा सामान कहाँ पड़ा है ये हैप्पैज़र्डली पड़ा होगा या उसे खुद पता होगा। लेकिन अगर किसी तुम और दूसरे ग्रोसरी स्टोर पे जाओ, तो वहां पे वेजिटेबल्स के लिए, फूड के लिए, स्नैक्स के लिए, हर जगह के लिए डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो तुम उसको ओवरऑल उसके लेबल को पढ़ के ही तुम्हें पता लग जाता है कि तुमने किस डिपार्टमेंट में जाना है। यू कैन स्विच फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो सिमिलर क्लासिकल थियरी हमें कहती है कि हमारे पास हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर, चूंकि ये मेनली अगर नर्सेस की मैं बात करूं या मैं हेल्थ केयर की बात करूं, तो यहाँ पर भी तुम्हें पता है कि आईसीयू में, इमरजेंसी में कौन से पेशेंट को कहाँ रखना है। अगर हैप्पैज़र्डली और एक पूरे वार्ड के अंदर सबको दाखिल कर लिया जाए और सबको कहा जाए जी कि तुम ये टास्क करो, तुम ये टास्क करो, तो अगर उनकी टास्क के हिसाब से तुम उन्हें काम दे भी दोगे, लेकिन चूंकि प्रॉपर डिपार्टमेंटलाइजेशन फिजिकली कैटेगराइज नहीं किया गया होगा, तो nobody will be able to perform their on duty. ठीक है बेटे, एक बात मैं ऑनलाइन पढ़ाते हुए फील करती हूँ, बाजुकात आप इंटरेस्ट लूज कर देते हो जस्ट लिसनिंग से, वो नहीं, बट प्लीज आप अपना मोरल हाई रखो, थिंग्स आर गेटिंग बेटर इंशाल्लाह। तो व्हेन वी विल मीट फेस टू फेस, अगर कभी तुम्हारी कोई और क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी आई नो समटाइम्स आई इवन गेट लॉस्ट, बट दिस इज लाइक मीनवाइल वी हैव टू डील विद द सिचुएशन इन दिस पॉसिबल वे। ठीक है, तो शाबाश उक्ताया मत करो। बच्चों के अक्सर मुझे मैसेजेस आ जाते हैं, बेटे दिस इज लाइक एवरीबडी स्ट्रगलिंग विद इट, तो अपने आप को आदत डालो, किसी भी चीज की आदत फौरन नहीं आती है। ठीक है ना, चेंज इसी को कहते हैं। मैनेजमेंट तुम्हें क्या सिखाती है? हालात के हिसाब से खुद को चेंज करना। सर्दी के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से हम खुद को चेंज करते हैं, तो हालात के हिसाब से बेटे टीचिंग मोड चेंज है। इफ इट इज चैलेंजिंग फॉर यू, इट इज नॉट इवन इजी फॉर अस। मुझे बच्चों के साथ कॉन्टैक्ट करना, उनको इन्वॉल्व करके पढ़ाना, या जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं उन्हें पता है कि मेरा स्टाइल क्या है, बार बार तुम्हें इन्वॉल्व करना, छोटे मोटे क्लास में टास्क देना, वो चीजें मैं भी मिस करती हूँ, बट हमें अडेप्ट करना है। सो प्लीज अपना करेज हाई रखो, और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बात मुश्किल होती है, बट ये हमारे लिए भी आसान नहीं है। ठीक है, शाबाश, अच्छे से इसको करो, फोकस करो। क्लासिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे उसके पेपर के हवाले से भी और ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी। अच्छा बेटे, ये सेकंड हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहले पहले वाला इसका पिलर या पहले वाला एलिमेंट कहता है कि लोगों को उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड किया जाए। दूसरा कहता है कि जिन जगह पे डिवाइड किया जाए उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में भी क्लियर कट डिमार्केशंस हो कि ये डिपार्टमेंट इस चीज का, ये डिपार्टमेंट इस चीज का, और यहाँ पर लोग ये काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल योर हॉस्पिटल बेटे, वार्ड्स बने हुए हैं, ग्रोसरी स्टोर, कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में चले जाओ, जहां पर लिखा होगा कि यहाँ पर जी मटेरियल इकट्ठा होता है, यहाँ पर सिलाई होती है, सिलाई होने के बाद ये मशीन में जाता है, फिर फाइनल स्टेप यहाँ पे होता है। दैट इज ऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कुछ लोग कहते हैं हम इंडस्ट्री में, हम फैक्ट्री में काम करते हैं। किस सेक्शन में तुम पूछते हो? पैकिंग सेक्शन में। तुम किस सेक्शन में? लेबलिंग सेक्शन में। दिस इज ऑल डिपार्टमेंटलाइजेशन। ओके,
अच्छा बेटे, अगला पैराग्राफ है हमारे पास चेन ऑफ कमांड के बारे में। चेन ऑफ कमांड इज द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी इज द राइट और पावर टू डायरेक्ट एक्टिविटी, और हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बंदा उसको कैरी आउट करेगा। अब अथॉरिटी को उसने आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया, लाइन अथॉरिटी और स्टाफ अथॉरिटी, और फिर उसने एक बड़ी अच्छी सी हमें एग्जांपल भी दी हुई है। अब मैं बताती हूँ बेटे, थर्ड है चेन ऑफ कमांड। जब तुमने ऑर्गेनाइजेशन में भी डिपार्टमेंट बना दिए और लोगों को भी उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से डिवाइड कर दिया उन डिपार्टमेंट्स के अंदर कि इसने ये काम करना है, तो अब जिम्मेदारी आती है उनके काम को क्या करने की, उनके काम को मॉनिटर करने की, कंट्रोल करने की, जो कि है हमारे पास चेन ऑफ कमांड। ठीक है, उनके काम को कंट्रोल करने की चेन ऑफ कमांड आ जाती है हमारे पास। बेटे चेन ऑफ कमांड में हमारे पास एक अथॉरिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटे अथॉरिटी का काम है किसी से काम करवाना, उन्हें इंस्ट्रक्शन देना और उन्हें कहना कि अच्छा जी तुम ये काम परफॉर्म करो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है उस बंदे का उस काम को परफॉर्म करना। अब अथॉरिटी नहीं होगी, अगर कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो लोग अपने टास्क भरपूर तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे। इसलिए अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब ये अथॉरिटी हमारे पास दो तरह की है, एक अथॉरिटी है लाइन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी है स्टाफ अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी का मतलब ये है, जैसे कि ये बच्ची ने भी एग्जांपल दी है मारिया ने, कि हमारे पास जी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हेड है, फिर हेड नर्स है, फिर स्टाफ नर्स है, देन स्टूडेंट नर्स है। यस, दिस इज लाइन अथॉरिटी। अब स्टाफ अथॉरिटी क्या होगी? लाइन का मतलब ये है कि मेरे ऊपर एक बॉस है, उसके ऊपर एक बॉस है, उसके ऊपर एक बॉस है, सब एक हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। स्टाफ अथॉरिटी का मतलब ये है जो दो लोग एक ही पोजीशन पे हों, यानी कि एक दूसरे के हेड्स ना हो, हॉरिजॉन्टल उनका उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाए करती हो। फर्ज करो एक हेड नर्स दूसरे डिपार्टमेंट की हेड नर्स से बात करे, वो स्टाफ अथॉरिटी है। या एक हमारे पास नर्स किसी नर्सिंग मैनेजर से आपस में बात कर रही है, वो क्या है? स्टाफ हमारे पास अथॉरिटी है। ये ज्यादातर किसी भी मामले को डिस्कस करने के लिए स्टाफ अथॉरिटी, लाइन अथॉरिटी तो कमांड करने के लिए यूज की जाती है, स्टाफ अथॉरिटी एक दूसरे से निगोशिएट करने के लिए, मामलों को डिस्कस करने के लिए, उस पर कमेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी अब अगली हेडिंग है मेरे पास स्पैन ऑफ कंट्रोल। प्लीज स्पैन ऑफ कंट्रोल करवाने से पहले मैं चाह रही हूं तुम पिछली दो हेडिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और चेन ऑफ कमांड, एक दफा रीड कर लो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैं चलती हूँ इसकी लास्ट हेडिंग की तरफ जो कि है चेन ऑफ कमांड। यू हैव लाइक 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए बेटे मैं खामोश रहूंगी। प्लीज स्टार्ट रीडिंग।
जी बेटे, इज इट डन? ओके ग्रेट बेटे, लास्ट हेडिंग की तरफ आ जाओ। डेट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन का मतलब है फैलाव कितना है, कितना वो वाइड स्प्रेड है। कंट्रोल का मतलब है जो उस स्पैन पे कंट्रोल होगा। अगर दो लोगों को कोई एक शख्स जो है वो कंट्रोल कर रहा है, मींस उसका टास्क कंट्रोल कर रहा है, डेट इज नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। अगर 100 लोगों को कोई एक शख्स कंट्रोल कर रहा है, डेट इज वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। और हमारे पास ये थ्योरी ये कहती है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल उतना ही होना चाहिए जितना के इफेक्टिवली वो बंदा कर सके। अगर किसी को 10 या 15 लोगों का चार्ज मिल जाए वो इजीली हो सकता है। अगर किसी को 1500 लोगों का चार्ज मिल जाए तो साल 1.5 साल तो ये पता ही नहीं लगेगा कि तुम्हारे अंडर कौन काम कर रहा है और किसकी क्या स्पेशलिटी है। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल जो नैरो होता है, अगर मैं हर 4-5 लोगों के ऊपर एक सुपरवाइजर रखूंगी तो उसकी तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, मेरे पास पैसे भी ज्यादा होने चाहिए। इसीलिए जो नई नई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ब्रॉड स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है अडॉप्ट करती हैं, जिसको कि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कि ज्यादा लोग एक बंदे के अंडर होते हैं बिकॉज दे आर नॉट दैट फाइनेंशियली इस्टेब्लिश्ड। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड हो जाती हैं वो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाती हैं, क्योंकि दे हैव फंड्स एंड मनी। और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल की वजह से वो बहुत आसानी से अपने टास्क को, अपने मेंबर्स को मॉनिटर कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू में फ्लैट स्पैन ऑफ कंट्रोल या फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर फॉलो करती हैं, वो टाइम के साथ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल या टॉल ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कर जाती हैं। सो दिस इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। जो मैंने डायग्राम भेजी है उसमें जरा गौर करो, तो एक डायग्राम जिसमें टाल बनी हुई है उसमें हर 2 के ऊपर एक सुपरवाइजर है। लेकिन फ्लैट में हर 5 लोगों के ऊपर एक सुपरवाइजर है और उन 5 के ऊपर फिर एक मेन मेंबर है, जबकि नैरो में 2 के ऊपर एक मेन है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब बिजनेस एस्टेब्लिश होता है तो ऑर्गेनाइजेशंस नैरो से टॉल की तरफ चली जाती हैं। कम्युनिकेशन अगर मैं देखूं तो कम्युनिकेशन नैरो में क्विक होगी, क्योंकि सॉरी, कम्युनिकेशन की अगर मैं तरफ आऊं तो कम्युनिकेशन हमारे पास ऐसे होगी कि कोई भी बात पहुंचाने के लिए टॉल में टाइम लगेगा, क्योंकि वो ऊपर से नीचे फिर उसके हेड पे फिर उसकी उसकी तरफ। लेकिन कम्युनिकेशन मोड फ्लैट में एक से फौरन उसके अंडर लोगों तक पहुंच जाएगी, डेट विल बी क्विक। लेकिन तरक्की के चांसेस टॉल में ज्यादा होंगे, फ्लैट में कम। क्योंकि जब तुम अपने 5 ऑर्गेनाइजेशंस को मॉनिटर कर रहे हो तो तुम्हें पता है कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल और उसकी रिपोर्ट ज्यादा अच्छी जल्दी जाएगी बनिस्बत इसके कि मैं 1500 लोगों को जो है देख रही हूँ और उनमें से मुझे आधे लोगों का पता ही नहीं है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। दैट इज वाई स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे, उसके स्ट्रक्चर पे, उसकी एस्टेब्लिशमेंट पे, कि वो कौन सा स्पैन ऑफ कंट्रोल अफोर्ड कर सकती है, नैरो या ब्रॉड। बेटे यहां पर मैंने इसको वाइंड अप कर दिया है, फिनिश कर दिया है। काइंडली ये क्लासिकल थ्योरी खत्म हो गई है। ये 2 मिनट में दे रही हूँ, ये आखिरी वाली हेडिंग पढ़ो। अगली थ्योरी मैं आज नहीं करवाऊंगी, आज के लिए अकेली थ्योरी काफी है क्योंकि ये काफी डिटेल में है। तो टुडे मैं इतना ही रखूंगी इसको।
जी बेटे, आर यू डन? रीड कर लिया आपने? ओके बेटे, मैं यहीं पे लेक्चर फिनिश करती हूँ. काइंडली अटेंडेंस मेरे साथ ग्रुप में शेयर कर दो. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन. हैव अ नाइस डे बेटे.